तो नई प्रोग्रामिंग पता है तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूट करता है। फिर बाद में हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए जो रियल लाइफ कंप्यूटर्स है, जिनको आज हम सब लोग जानते हैं। तो इन ह्यूमन कंप्यूटर्स का काम जिन मशीनों ने छीना, उसी को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये ह्यूमन कंप्यूटर की जगह खाली कंप्यूटर हो गए। अगर मैं विकिपीडिया पे जाकर सर्च करता हूं कंप्यूटर, तो मेरे पास देखो इज अ मशीन ही आएगा, बट जो हमें सर्च करना है उसे कहते हैं हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर। तो अगर आप ह्यूमन कंप्यूटर को देखोगे विकिपीडिया में, तो ये आता है कि इट्स अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो कंप्यूटर जैसे मैनेजर, ड्राइवर, टीचर ये सब एक जॉब होती थी, वैसे ही कंप्यूटर भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन था। टीडीएस कैलकुलेशन है, पूरी हिस्ट्री है कि कैसे कौन कौन, मोस्टली ये सब लेडीज होती थी जो कैलकुलेशन करती थी। यहाँ पर पूरी फोटो है लेडीज की। तो ये कंप्यूटर वाला वहां से आया। तो जिन मशीनों ने इनको चेंज कर दिया, उसी को अब हम लोग कंप्यूटर बोलने लगे हैं। तो कंप्यूटर कुछ और नहीं है, एक ऐसी मशीन है जो खाली कैलकुलेशंस करती है, कंप्यूटेशंस करती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, ठीक है। तो हमारे पास आदमी थे, कंप्यूटर, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, मशीन आ गई। ये मशीन कौन लेकर आया? ये मशीन लेकर आया एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग कौन था? ब्रिटेन का एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन था। इसके ऊपर एक पिक्चर भी है, फिर से दूसरी पिक्चर आ जाती है, इमिटेशन गेम। कि जर्मन के जो जर्मन लोग जो मैसेजेस भेजते थे उसको वो एनक्रिप्ट करके भेजते थे, आड़ी टिड़सी भाषा में, नॉर्मल भाषा में नहीं भेजते थे। तो उसको नॉर्मल भाषा में बदलने के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम था बॉम्बे। तो बॉम्बे को कहा जाता है वो, और उसने जो उसमें सिस्टम लगाया था कि पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेप्स करो। उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को करते रहोगे तो आखिरी में आकर आपका जो उनका एनक्रिप्टेड मैसेज है, जो उनका टेढ़ी मेढ़ी भाषा में मैसेज है, वो सब आपका नॉर्मल भाषा में आ जाएगा। तो ये बॉम्बे मशीन मतलब एक तरह से कहा भी जाता है कि मतलब पहला कंप्यूटर का सिस्टम था। एलन ट्यूरिंग ने एक आर्किटेक्चर दिया, सॉरी एक वर्जन दिया था कंप्यूटर कैसे काम कर सकता है, उसी को कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। ओके। जब कंप्यूटर शुरू हुए तो एक बंदा था वॉन न्यूमैन, स्पेलिंग मतलब राइटिंग गड़बड़ हो रही है, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, इसने एक आर्किटेक्चर दिया था। ये आर्किटेक्चर क्या होगा कि एक सीपीयू होगा, एक रैम होगी, इनके बीच में बस होगी, एक डिस्क होगी, जो डिस्क पहले टेप होती थी। तो ये इनके पेपर्स हैं, 2-3 लोगों के, एलन ट्यूरिंग के, वॉन न्यूमैन के। अगर आप थोड़े इंटरेस्टेड हो, जाकर इनके 1946-47 के पेपर पढ़ो, तो काफी अच्छा समझ में आएगा कि कैसे कंप्यूटर की उपज कैसे हुई है, कहां से क्या चीज सोच के इस चीज की उपज हुई है। ठीक है। खैर, कंप्यूटर बन गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, कंप्यूटर बन गया, एक मशीन बन गई। बट ये जो मशीन बनी थी, ये बनी थी मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट से। अब यहां पर ध्यान दो, मैं इलेक्ट्रिकल बोल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोल रहा हूं। मतलब सिंपल तार थे, ये रेड वायर गया, ये ब्लू वायर गया, कहीं पर गया, उससे कुछ बल्ब जला, बल्ब नहीं जला, कुछ घूमा, जो भी हुआ, जो भी आपकी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती है, वो सब कुछ हुआ। उसके होने के बाद कुछ मेरे पास कहीं पर कुछ आउटपुट आ गया इसी स्क्रीन पर। ओके। तो ये जो वायर थे, तो हमारे पास कहीं पर वायर जा रहा है, कहीं पर कुछ आउटपुट आ रहा है, या फिर आउटपुट वन मतलब कि कुछ आ रहा है या फिर ब्लैंक आ रहा है, मतलब या तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है या तो ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो बेसिकली ये सब काम होते थे मेरे पास कि अगर कुछ आ रहा है कि इफ समथिंग इज प्रेजेंट, अगर कुछ मौजूद है, तो वो मेरी एक वैल्यू होती थी, और नॉट प्रेजेंट तो वो मेरी दूसरी वैल्यू होती थी। तो जहां पर कुछ है उसको हमने 1 कर दिया, जहां पर जीरो कुछ नहीं है वहां पर हमने 0 कर दिया। तो पहले कंप्यूटर को खाली 1 0 समझ में आता था कि हाँ भाई, इस तार में करंट आनी है, इस तार में करंट नहीं आनी है, उसका मतलब क्या हुआ, इस तार में करंट आनी है, इस पर्टिकुलर तार में करंट नहीं आनी है, तो मतलब ये 1 हो गया, इस तार में करंट 0 है। अगर ऐसी वैल्यू आ रही है, मेरे पास कुछ वैल्यू है इस तार, और इनको इन सब का इनपुट लेकर इनके ऊपर कुछ करना है, मैंने कुछ आउटपुट में दे देता था, मैंने प्रिंट कर दिया हेलो। ठीक है।
तो ऐसे काम करते थे कंप्यूटर। तो पहले खाली करंट के ऊपर काम होता था, करंट है 1,0 और कुछ नहीं है। तो जब करंट 1,0 है तो इनको, इन कंप्यूटर को बताने के लिए कि तुम्हें क्या कैलकुलेशन करनी है, भाई पहले कंप्यूटर आदमी थे, उनको मुंह से बता देते थे ये लो मैथ का फॉर्मूला, ये लो इनपुट वैल्यूज और जाके कैलकुलेशन करो। अब इनको बताने के लिए क्या कैलकुलेशन करनी है तो हम तार में करंट भेजते थे कि तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे करनी है। तो हम तार में करंट भेजते थे, तो हम 1,0 ऐसे जितने भी तार होते थे, हजारों तार होते थे, लाखों तार होते थे, 1,0 करके ऐसे हम लोग खेलते थे, ऐसे हम लोग करंट भेजते थे। तो ये अब ये जो मैं भेज रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर से, पहले हम लोग आदमियों से बात करते थे तो अपनी हिंदी इंग्लिश जिसमें भी बात कर लेते थे। अब मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ तो उसको मैं बात कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में, इस भाषा में बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर को खाली तार में करंट आना या तार में करंट नहीं आना यही चीज समझ में आती है। जब तार में करंट आ रहा है नहीं आ रहा यही समझ में आ रही है, तो इसके पास खाली दो चीजें हैं, मतलब 1 या 0। इसी को, क्योंकि 2 था तो 2 का मतलब हो गया बाइनरी। तो उसने कहा कि ये बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। अब शुरुआत में हमें जितना काम भेजना होता था कंप्यूटर को, हम खाली इसी तरह 1,0 हम लोग बेसिकली 1,0 नहीं लिखते थे, हम लोग एक बनाते थे पंच कार्ड। जिनको पंच कार्ड नहीं, वो विकिपीडिया पर जाकर जरूर देखें क्लास के बाद की पंच कार्ड कैसे होता था, कैसे दिखता था। जनरली वो एक ऐसे होता था, यहाँ पर कहीं पर गड्ढा होता था, कहीं पर गड्ढा नहीं है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर गड्ढा नहीं है, तो वो बताता जहां पर गड्ढा है वो हो जाता था 0, जहां पर गड्ढा नहीं है वो हो जाता था 1, या फिर इसका उल्टा, मतलब दोनों में से कोई था। मैंने भी आज तक पंच कार्ड यूज नहीं किया है, लेकिन तरीका ये था बताने का कि यहाँ गड्ढा है तो मतलब 1 है, यहाँ गड्ढा नहीं है तो मतलब 0। ओके। अब लेकिन ये टफ था, ये क्यों? कंप्यूटर के लिए तो इजी है, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए बहुत टफ है समझना। 1,0 क्या, ये 1,010 है, ये क्या है, ठीक है, हमें नहीं समझ में आता है। तो इसी को दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि कुछ ऑपरेशंस, मतलब कि जैसे 1,0 1,0 1,1 1,0 इसको हम लिख देते हैं 3 टर्म से, ADD, कि जहां पर ये लिखा है उसका मतलब है कि एडिशन करना है, या फिर जहां पर कुछ और लिखा है 0,1,1,0,1 लिखा है, इसका मतलब है यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को, जो भी हमारे पास जो भी कुछ सेट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज थी, इसको इन्होंने 3-3 कैरेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लोग प्रोग्रामिंग करने लगे, 1,0 की जगह लिखने लगे ऐड 10 मल्टीप्लाई 3, इस तरह। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। होता क्या था, इंटरनली ये भी जाके कन्वर्ट हो जाता था, ऐड वाला इसमें कन्वर्ट हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन आदमी को याद करने के लिए आसान हो गया 3-3 कैरेक्टर में ऐड और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। okay. अब इसे हम लोगों ने कहा असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि हमारी देखो भाषा बदल रही है। पहले हम बाइनरी में बात कर रहे थे कंप्यूटर से, अब हम असेंबली में बात कर रहे हैं कंप्यूटर से। बट ये भी हमारे पास बहुत सारे हो जाते थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, मतलब इसे हम लोग कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट, हम लोग कहते थे इंस्ट्रक्शन सेट। और ये हर कंप्यूटर के लिए अलग होता था। इंटेल के कंप्यूटर के लिए अलग होता था, AMD के लिए अलग होता था, मोटरोला के लिए अलग होता था। तो आदमी भाई कितना याद रखेगा, नहीं याद रख सकता ना। तो असेंबली लैंग्वेज आई। फिर उसके बाद 2-3 लैंग्वेजेस और आई हैं हमारे पास, जैसे फोल्ट्रॉन आई है। पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, मतलब घर घर के बराबर होते थे, बिल्डिंग बिल्डिंग के बराबर होते थे। फोल्ट्रॉन यूज करते थे हमारे लिए, जैसे वेदर फोरकास्ट के लिए, या फिर मतलब कि सैटेलाइट नेविगेशन के लिए, मतलब जो जहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है खाली वहां पर यूज होते थे हमारे पास ये बड़े कंप्यूटर। और फोल्ट्रॉन लैंग्वेज हमारे पास मेन थी साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, जो भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वही यूज करती थी इसको। अब सब चल रहा है भाई, बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। फिर क्या होता है कि 65 66 में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार होता है, या 50s में होता है, मतलब 65 66 में थोड़ा कॉमन हो जाता है। इंटेल कंपनी फाउंड होती है, इंटेल कंपनी एक कंप्यूटर बनाती है। कंप्यूटर का मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक हम कंप्यूटर का मतलब बिल्डिंग से बात कर रहे थे, अब हमारा कंप्यूटर का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, वो बनाती है। अब मेरा कंप्यूटर एक इतने बड़े डब्बे के बराबर हो जाता है, इतना बड़ा आपका VCR होता था,
वीसीआर नहीं पता है तो जितना बड़ा आपका एक्सबॉक्स होता है उतने बड़े डिब्बे के बराबर एक कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अभी तक हम काम कर रहे थे इतने बड़े कंप्यूटर तो खाली साइंटिफिक कम्युनिटी, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के लिए। मेरे पास कंप्यूटर बना, उसी टाइम दो कंपनियां आई दुनिया में, कौन कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जिन्होंने इस छोटे कंप्यूटर को सोचा कि यार ये रिवॉल्यूशनरी होगा। इसी टाइम इंटेल ने छोटा प्रोसेसर बनाया, किसी ने छोटा कंप्यूटर बनाया, इन कंपनियों ने बोला इसके ऊपर हम कुछ टूल्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसी टाइम बेल लैब्स में दो बंदों ने एक लैंग्वेज बनाई, सी। और ये तीनों चारों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है इसने धमाका कर दिया। जब सी कोई रिवॉल्यूशनरी लैंग्वेज नहीं थी, ये कंप्यूटर कोई छोटा अकेले में रिवॉल्यूशनरी नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल अकेले में अपने आप में रिवॉल्यूशनरी नहीं थी, लेकिन जब ये सब मिले तब धमाका हो गया। क्योंकि अभी तक जो हमारा सिस्टम था वो था खाली एक बड़े कंप्यूटर के लिए बना हुआ। यहां पर एक नया सिस्टम, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सी में लोग अब क्या करने लगे? सी में अब लोगों के पास कंप्यूटर आ गया, अब वो खाली वेदर फोरकास्टिंग नहीं, अब वो क्या बना रहे थे? अब वो लोग पेरोल का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, सैलरी देने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे। अब वो लोग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बना रहे थे। ग्राफिक्स कौन से? कोरल ड्रॉ, जिससे आप लोग के बड़े बड़े बैनर छपते हैं, वो सब बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास कंप्यूटर भी है, अब उनके पास लैंग्वेज भी है, अब उनके पास सिस्टम भी है, सब कुछ है उनके पास। लोग क्या बना रहे थे? लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि पहले कंप्यूटर उनके पास अवेलेबल नहीं था, अब सबके पास अवेलेबल हो गया और एक लैंग्वेज भी होगी। तो सी की खास बात क्या थी कि ये मिड लेवल लैंग्वेज थी। मिड लेवल का मतलब क्या था कि ये कंप्यूटर से भी उतनी दूर थी जितनी ह्यूमन से दूर थी, और ह्यूमन भी इसे आराम से समझ सकता था, कंप्यूटर भी इसको कन्वर्जन के बाद आराम से समझ सकता था। सी ने इस तरह से तहलका मचाया था। इसके कुछ सालों बाद हमारे पास आती है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का जो फाउंडर था उसने कहा कि यार ये मतलब कॉन्सेप्ट पहले से ही था। कॉन्सेप्ट हमारा होता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पीएल भी कह लो। वो क्या होता है सिस्टम की आपकी जो दुनिया है ना ऑब्जेक्ट में काम करती है। सी में क्या होता था कि सी में आपको काम करना है, आपने कुछ कोड लिखा, हो गया, इसको एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, इसको फंक्शन बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि भाई मेरे पास रियल लाइफ है, रियल लाइफ में मेरे पास मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का हाइट होगी, विड्थ होगी, कलर होगा, कितने बटन है ये होगा। इस तरह से हम एक एंटिटी को, एक चीज को डिफाइन करते हैं। तो ये हम सी में डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, और इसी कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी। सी में हम सब प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर सकते हैं बट फंक्शनैलिटी नहीं डिफाइन कर सकते थे। तो उन्होंने सी लेकर आए, तो लोगों ने कहा यार ये सही है, ये ज्यादा इजी है, ये मैं रियल वर्ल्ड में जैसे सोचता हूँ वैसे मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, अब चलो भाई सी सी प्लस प्लस का बोलबाला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 1991 में क्या हुआ? इंटरनेट आया, वेब का, टिम बर्नर्स-ली ने अपने आपके वेब का आविष्कार किया। ओके, आपके वेब का आविष्कार किया। अब टिम बर्नर्स के आविष्कार करने के बाद वहां पर अब मेरे पास, पहले मेरे पास सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर के लिए अलग था। अब उसने एक वेब बना दिया, बोला कि सॉफ्टवेयर यहां रहेगा और हर कंप्यूटर यहां से जाके कनेक्ट होगा। हर कंप्यूटर यहां से जाके कनेक्ट होगा। तो ये एक नई सोच का तरीका आ गया। नई सोच के तरीके के लिए नई लैंग्वेज चाहिए होती है, नया कुछ चाहिए होता है। उसी इसी 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 वेब फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए बनी जावा। जावा ने सी प्लस प्लस की कुछ दिक्कतों को दूर किया और वेब के लिए लैंग्वेज बन गई। सारे वेबसाइट जितने भी सॉफ्टवेयर थे सब जावा में बनने लगे, और जावा मतलब कि सॉफ्टवेयर भी बनाती थी और वेब के लिए भी बनाती थी। मतलब वेब के लिए बैकएंड में जो भी सॉफ्टवेयर बनता था, जितने भी आपकी बैंकिंग वेबसाइट है उन सबके सॉफ्टवेयर जावा में बनते थे। तो वो जावा, क्योंकि इसने सी की कुछ कमियों को दूर किया। अब जावा चलने लगी, हर कोई जावा जावा चिल्लाने लगा। मतलब ये 1996 से अराउंड 2006 का दौर था। जावा 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 जावा, हर कोई जावा। जावा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक 2 मिनट की पिक्चर भी मजेदार की, जावा अगर दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब वेब बन रहा है, वेब चल रहा है, वेब चल रहा है, बैकएंड में पीछे भैया तुम्हारे बैंक के सर्वर चल रहे हैं, बैंक के सर्वर से डेटा आ रहा है, तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कितना है, तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहां से जा रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इंटरनेट अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ था।
तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज बनी जावा स्क्रिप्ट, JS। जब JS लैंग्वेज बनी तो इसने क्या किया कि यहाँ पर जो पीछे बैक में वेब सर्वर पे जो चल रहा है वो चलाओ तुम जावा में। यहाँ पर मजे लाने के लिए, यहाँ पर मुझे नई नई फोटोज, मुझे फोटोज पे क्लिक करने पर कुछ हो, मेरा कोई लिंक क्लिक हो तो मैं कुछ हूँ, मैं जीमेल जैसा कोई सॉफ्टवेयर बना, मैं जीमेल जैसी कोई वेबसाइट बना सकूँ, गूगल जैसी वेबसाइट बना सकूँ, उसके लिए आपको ब्राउजर पर एक लैंग्वेज चाहिए थी, उसके लिए बनी जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट बन गई तो जावा स्क्रिप्ट का उतना उदय मतलब कि अच्छी चली 98 99 में जब .com बूम आया था, जब बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही थी तब तक चली, फिर 2006 2008 तक चल रहा था। 2008 में एक फ्रेमवर्क आया jQuery। फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब एक तरीका होता है जिससे आपकी प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। हम लोग भी कुछ फ्रेमवर्क देखेंगे। इसने जावास्क्रिप्ट को फिर से बूस्ट किया। लेकिन हुआ क्या, 2000 आई थिंक 11 में एक बंदे ने बना दी Node.js। जावास्क्रिप्ट के साथ दिक्कत क्या थी, जावास्क्रिप्ट आपकी खाली ब्राउजर पे चलती थी, आप उससे बैंक की वेबसाइट नहीं बना सकते, बैंक के सर्वर नहीं बना सकते थे। इसने कहा कि मैं जावा स्क्रिप्ट से ही बैंक का सर्वर बनाऊंगा, यही मेरा ब्राउजर पे भी चलेगा जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर, यही मेरा सर्वर पर भी चलेगा जहां पर मेरा सारा डेटा पड़ा है। अब तुम्हें 4 लैंग्वेजेस नहीं, पहले तुम्हें जावा आनी चाहिए थी, पहले तुम्हें जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए थी, HTML आनी चाहिए थी और CSS आनी चाहिए थी। ठीक है, ये सब होने के बाद तब जाकर एक पूरी वेबसाइट बना सकते थे। इसने कहा कि भाड़ में जाओ, खाली JS, HTML और CSS सीख लो और तुम आगे से लेकर पूछे तक पूरी वेबसाइट बना सकते हो। अब तुम्हें एक अलग से इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे काम कर सकता है। ये वेबसाइट भी बना सकता है, ये सर्वर भी बना सकता है, ये सर्वर को मैनेज भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। तो ये 2011 में आया, इसने पूरी दुनिया बदल दी जावास्क्रिप्ट की। 2011 से दुनिया बदल गई। 2012 में ही एक काम और हुआ। वो क्या हुआ, 2012 में मशीन लर्निंग की दुनिया में एक धमाका हुआ। धमाका क्या हुआ, एक बंदे ने, एक कंपटीशन होता था इमेजनेट कह के, तो उसमें हमारी आती थी 75% तक एक्यूरेसी आती थी और हर साल बढ़ती थी 75.2 75.4। ठीक है, ये 3-4 साल से कंपटीशन चल रहा था, मेरे ख्याल से 2010 से, सॉरी 2009 से। ठीक है, 2009 2010 2011 2012 में एक बंदे ने काम किया और हमारी एक्यूरेसी जंप कर गई 86% पर। 10% का जंप था। इसने रातों रात लोगों की नींद खराब कर दी, क्योंकि अभी तक मशीन लर्निंग एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड थी, बहुत ही सीरियस फील्ड थी जिसमें खाली PhD वाले मांगे जाते थे। इसने कुछ बदल दिया। बंदे का नाम था एलेक्स क्रिजेस्की, स्पेलिंग मुझे नहीं पता, एलेक्स ही पता है, बट उसने कुछ किया। ठीक है, तो 2012 से लगा कि मशीन लर्निंग का दौर जो पिछले 30 साल से दबा हुआ था, जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब बदलेगा, और इसी ने मशीन लर्निंग का दौर उठा दिया। अगर आप गूगल के सर्च पे भी जाकर देखोगे तो 2011 के 12 के पहले मशीन लर्निंग के कितने टर्म्स सर्च हुए थे और 2012 के बाद कितने हुए, एकदम दुनिया बदल गई। तो इस मशीन लर्निंग के चक्कर में जो सबसे इजी लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो पहले डेवलपर्स आए वो कौन आए, वो आए आपके PhD वाले, वो आपके आए मैथमेटिक्स के वाले, वो आपके आए एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो प्योर साइंस के थे। उन्हें कोडिंग नहीं आती थी, उन्हें कोडिंग सीखनी थी। कोडिंग सीखने में सबसे इजी लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। तो उन्होंने पाइथन में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे पाइथन एग्जिस्ट 1980 से कर रही है, बट जो इसका उदय हुआ है, जो इसका सूरज उगा है, वो हुआ है 2012 के बाद से। क्योंकि जब लोग आए तो उन्हें किसी लैंग्वेज में काम करना था और वो उसी लैंग्वेज में काम करेंगे जो इनको इजी पड़ती है। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं पाइथन तक क्यों घूम कर आया, मैं इसलिए बता के आया कि आप अगर बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको सी सीखना जरूरी नहीं है। अगर हम देखेंगे, जितना भी मेरा ये कहानी गई है मेरी, की लैंग्वेज में हमारी जो लैंग्वेज डेवलप हुई है वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुई है। सी मेरी डेवलप हुई क्योंकि अब लोगों को कोई लैंग्वेज चाहिए थी जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग ना हो। C++ मेरी क्यों हुई, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में सोचना चाहते थे। जावा क्यों हुई, मुझे वेब के साथ काम करना था और C++ में कुछ खामियां थी। जावास्क्रिप्ट क्यों हुई, मुझे ब्राउजर के लिए एक लैंग्वेज चाहिए थी। Node.js क्यों बनी, कि मुझे एक ही लैंग्वेज से सारे काम करने थे। पाइथन क्यों बनी, क्योंकि मुझे इजी चाहिए था। तो आप इसलिए लैंग्वेज ना पढ़ो कि होगी आपको किसी ने बोला है, आप देखो कि उस लैंग्वेज का यूज क्या है।
अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर पढ़ना है, बेधड़क आज ही क्लास छोड़ दो। मतलब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे भी उतना नहीं आता है, ना मैं पढ़ा पाऊंगा। मेरा मेन काम है मशीन लर्निंग और उसके लिए। और हम लोग पाइथन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज इज पाइथन एट द मोमेंट। हो सकता है 10 साल बाद कोई दूसरी हो जाए तो हम वो सीख लेंगे। आपको पता है एक लैंग्वेज थी आर, अभी भी है। ये आर सब मशीन लर्निंग साइंटिस्ट वाले ये सब यूज कर रहे हैं पिछले 30-40 साल से, आर लैंग्वेज को। लेकिन फेमस हो गई पाइथन। क्यों? क्योंकि ये उनको इजी पड़ी। उस जगह की, उस समय पर क्या चीज लोगों को हिट कर जाए वो आप कह नहीं सकते। तो आर की जगह लोग अब पाइथन यूज करते हैं। स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन जो एकेडमिया में वो आर यूज करते हैं, बट इंडस्ट्री के सारे लोग पाइथन यूज करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो पूरी कहानी कंप्यूटर से शुरू हुई, बाइनरी से ये सब करके, तो वो इसीलिए है कि पहली चीज कंप्यूटर आपको इसलिए सीखना है क्योंकि आज दुनिया में हर चीज कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। आप अगर ये नहीं सकते कि भाई मेरी जूते की दुकान है, मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत? तुम्हारी जूते की दुकान की वेबसाइट होगी, तुम्हारी जूते की दुकान पर जो सॉफ्टवेयर लगा होगा, जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा, वहां पर कंप्यूटर चल रहा है। तुम्हारी दुकान के जो सॉफ्टवेयर होगा, जो बिल निकाल कर देगा, वहां पर कंप्यूटर लग रहा है। तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, तुम्हारी दुकान पर जो अलार्म सिस्टम लगा होगा चोरी के लिए, उसमें एक कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर हर जगह चल रहा है, इसलिए हर किसी को कंप्यूटर आना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रोग्रामिंग हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हम कर सकें। आप पाइथन सीखोगे तो आप पाइथन का काम कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। आप पूरी वेबसाइट, पूरा सर्वर मैनेज कर सकते हो। ठीक है। आप सी प्लस प्लस सीखोगे तो आप जाओ, आप काम करो, आप रॉकेट साइंस में काम करो, आप बेसिक सॉफ्टवेयर में काम करो, जो हार्डवेयर से ज्यादा रिलेटेड है, जो हार्डवेयर से ज्यादा क्लोज है, आप उनमें काम करो। लेकिन आपको नहीं करना है तो आप सी प्लस प्लस ना सीखो। आपको मशीन लर्निंग में आना है भाई, सीख लो, पाइथन सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दौर गया कि मुझे सी ही आनी चाहिए, मुझे सी भी आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, मुझे पाइथन चाहिए। नहीं, आपको जो काम करना है आप उस चीज को सीखो। ओके। तो ये मतलब ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो मैं मतलब बताना चाहता था। और ये रीजन खाली इसीलिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हम लोग मशीन लर्निंग कर रहे तो हम लोग पाइथन सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन की वजह से कुछ हुआ। पाइथन लोगों को इजी पड़ी, जो लोगों को आए। अगर उन्हें कोई और पड़ी होती तो हम लोग वो क्या होता। क्योंकि फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है, अभी हमने रीजन ढूंढ लिया कि पाइथन क्यों सीखनी है। अब हम लोग जाकर करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, पाइथन होती क्या है, इसके बारे में। ओके।